वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हमजा, हर जगह पे ही पूरी दुनिया में ही आलमी दिन बहुत सारे मनाए जाते हैं और आज भी एक आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। और ये आलमी दिन किस चीज़ का मनाया जा रहा है? थिएटर का। थिएटर का आलमी दिन है। इसकी हम जो अहमियत है उसको भुला नहीं सकते। इस दिन को मनाने का मकसद भी थिएटर पर होने वाले ड्रामे, रक्स हो, मौसीकी हो, उसके ज़रिए दुनिया भर में जो नज़रियात, ख्यालात और मौज़ूआत का तबादला करना है ना, वो अहमियत रखता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। थिएटर ड्रामे को नाटक रचाना या तमसील निगारी भी कहा जाता है और इंसान इस बात से लाइल्म है कि तारीख़ इंसानी का पहला ड्रामा आखिर कब पेश किया गया था। हम अपने मेहमान से जानने की कोशिश भी करेंगे इस हवाले से कि हमारे अगर नॉलेज में इजाफा हो सके। तो हम दुनिया की तमाम तहजीबों, यूनानियों की बात कर ली जाए, चीनी, जापानी, अफ्रीकी तहजीबों में थिएटर किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा है और पाकिस्तान में भी थिएटर का आगाज़ इंतहाई शानदार था। आगा हशर काश्मीरी और इम्तियाज़ अली ताज जैसे कलमकारों ने इस हवाले से बहुत नाम कमाया। हमने बेहतरीन ड्रामे देखे पीटीवी। लेकिन दौरे हाजिर में अगर हम देखें तो मुल्क में थिएटर इंडस्ट्री जो है वो तबाही की जानिब रवां दवा है। थिएटर अब कहानी की बजाय कॉमेडी पर इन्हसार कर रहा है, जबकि कमर्शियल थिएटर जो हैं वो इसके बरक्स निजी तंजीमें आज भी संजीदा थिएटर के फ़रोग के लिए कोशिशें कर रही हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें कि कितना अच्छा थिएटर अभी भी हो रहा है। हमारे बहुत मतलब ऑडियंस शायद जो है वो बढ़ चुके हैं और लोग वो देखने के लिए नहीं जा रहे। अगर हम जाएं तो हमें पता लगता है कि थिएटर के लिए आज भी काविश की जा रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं ड्रार और थिएटर डायरेक्टर, सीनियर थिएटर डायरेक्टर हैं शाहिद नदीम साहब। शाहिद नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, किसी भी मुआशरे में थिएटर की अहमियत कितनी है, जो उस मुआशरे की अक्कासी भी करता हो और उसकी इस्लाह भी करता है? जी, बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक ताज़ियत का इजहार करूँगा। अभी गुज़श्ता चंद दिनों में हमारी एक तो बहुत ही नामवर और पाइनियर ड्रामा निगार थी हसीना मोइन, उनका इंतकाल हुआ और उससे पहले पीटीवी की और पाकिस्तानी टेलीविज़न हिस्ट्री की पहली फीमेल अनाउंसर कंवल नसीर, वो भी हमें छोड़ गई। तो बहरहाल ये दुनिया भी जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था कि वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड एक्टर्स कम एंड गो, तो ये स्टेज दुनिया का जिस तरह मौजूद है उसी तरह थिएटर की और परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया भी मौजूद है। तो ये कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया, कि पहला ड्रामा कब लिखा गया। तो तारीखी तौर पे तो कहा जाता है कि ये यानी जो क्रिश्चियन कैलेंडर से पहले से, यानी तकरीबन 2500 साल पहले पहला ड्रामा लिखा गया था यूनान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ड्रामे की सारा जो वेन्यू था और जो उसकी स्टोरी थी वो ईरान की थी और उसका नाम पर्शियंस था। लेकिन दर हकीकत ये उससे भी बहुत पहले की बात है, क्योंकि हम अगर मोहनजोदारो की रकासा को देखें, द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, तो उसका जो पोज और उसका जो स्टांस है उससे लगता है कि ये परफॉर्मेंस की एक इमेज है। और इंसान ने मेरे ख्याल में तो बोलना बाद में सीखा, पहले कम्युनिकेट करना जो सीखा था, जिसको आप साइन लैंग्वेज या जेस्चर या डांस या बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, जो आज तक ये टर्म्स यूज होती हैं, तो वो सबसे पहले इंसान ने थिएटर के जरिए कम्युनिकेट करना शुरू किया। अब थिएटर ये है कि थिएटर में बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। एक तो खवास का थिएटर होता है, अवाम का, थ्रू आउट हिस्ट्री। तो जो खवास का थिएटर है वो महल्लात में होता है और चर्चेज में होता है और मंदिरों में होता है और होता रहा है। और उसकी थीम जरा ज्यादा एक मॉरलिस्टिक थीम्स होती थी कि लोगों को एक आइडियोलॉजिकली उनको एजुकेट करना। लेकिन जो अवाम का थिएटर है उसमें ना सिर्फ यह है कि मॉरल एक मैसेज भी होता था, लेकिन साथ साथ तफरीह होती थी सबके लिए, और तफरीह के साथ साथ अपने कल्चर की सेलिब्रेशन भी होती थी, अपनी आइडेंटिटी की। तो ये इस लिहाज से थिएटर जो है, जैसे पर्शियंस का मैंने जिक्र किया जो पहला थिएटर था, उसमें भी वो एंटी वॉर प्ले है। तो आप सोच लें कि 2500 साल बाद भी एंटी वॉर थीम जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। सो थिएटर और पॉलिटिकल मैसेज या सोशल मैसेज ये हमेशा ये एक लाज़िम व मलज़ूम रहे हैं। सिर्फ ये है कि आप थिएटर को प्रोपेगेंडे के जरिए के लिए या लेक्चर के लिए यूज ना करें, उसमें एंटरटेनमेंट रखें, उसमें खूबसूरती हो
उसमें कल्चर हो और साथ उसमें कोई मैसेज भी हो। शाहीन नदीम साहब, अगर हम देखें तो एक ज़माना था कि पाकिस्तान में बामकसद ड्रामे पेश किए जाते थे जिन्हें देखने के लिए लोग फैमिलीज़ के साथ आते थे, मगर अब जो स्टेज ड्रामे पेश किए जाते हैं उनमें फहाशी जो वो ज़्यादा होती है या कॉमेडी उस तरह की ज़्यादा होती है कि फैमिलीज़ थिएटर की तरफ रुख ही नहीं करती हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल है कि आप थिएटर की एक खास सिमत की तरफ इशारा कर रही हैं, जो एक कमर्शियल थिएटर या जिसको यहाँ पर पंजाब में जुगत थिएटर भी कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं, विच इज नॉट रियली थिएटर। थिएटर जैसे मैंने बताया जो हजारा साल पुराना एक हमारा एक विरसा है तारीखी तौर पे, वो उसके अंदर खूबसूरती होती है, कहानी होती है, मैसेज होता है, सेलिब्रेशन होती है, ह्यूमन इमोशंस होती हैं। तो ये जो थिएटर जिसका आप जिक्र कर रही हैं ये एक उसका मसक शुदा तस्वर है, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमतों ने उसको थिएटर हमेशा या हुकूमतों या साहिब सरबत लोगों के मदद से और उनकी स्पॉन्सरशिप में चलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन टुडे आप यूरोप में चले जाएं या वेस्ट में चले जाएं तो वो उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है ना हुकूमत ने पूरी की, ना कॉर्पोरेट सेक्टर और जो साहिब सरबत लोग हैं उन्होंने की, अनलाइक इंडिया और बांग्लादेश जहाँ पर वो लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं अपनी एक मिसाल दे सकता हूँ कि पिछले 37 साल से हम रेगुलरली थिएटर कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमें रिकग्निशन इसकी मैं मिसाल दूं कि पिछले साल वर्ल्ड थिएटर डे पे जो 27 मार्च को हुआ था, मुझे चुना गया था फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थिएटर से मुतालिक लोग हैं टू डिलीवर मैसेज फॉर थिएटर, जिसमें मैंने थिएटर फॉर पीस या मैंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था थिएटर एज ए श्राइन, जिसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट और थिएट्रिकल एलिमेंट को कंबाइन किया था, जिसकी बड़ी पजीराई हुई थी। तो इस लिहाज से ये कोशिश जारी है, ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं। सिर्फ यह है कि शायद आपके लिए भी वो इतनी दिलचस्पी का बाइस नहीं, क्योंकि आपके यहाँ तो न्यूज चैनल्स पे रोज एक थिएटर लगा होता है और वो जो कॉमेडियंस हैं उनको आपने कुछ को तो आपने अपनी स्टूडियो में बिठाया होता है, कुछ जो है वो इस्लामाबाद। शाहिद साहब यही बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये तो मसक शुदा चेहरा है थिएटर का, थिएटर एक्चुअल में कुछ और था, बड़ा बामकसद था और अब भी है, बहुत सारे इदारे इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस मसक शुदा चेहरे को सही कैसे किया जाए? क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? क्या जरूरत भी है इसको करने की? देखिए जी, सेंसरशिप तो कोई अच्छी चीज नहीं है, ये आप चीजें अपने फ्लो में डेवलप होती हैं, लेकिन यह है कि उसको सब्सिडाइज या स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए हुकूमतों को। जैसे अब आर्ट्स काउंसिल्स हैं, तो जैसे अब लाहौर की आर्ट्स काउंसिल है या दूसरे शहरों की आर्ट्स काउंसिल्स हैं, तो वो गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वहाँ पर इनको सब्सिडाइज रेट पे उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। वो नहीं होना चाहिए। इनको अगर इनकी कोई क्लाइंटेल है तो उसको सेपरेटली करें, वो जाके कहीं ऐसी जगह पे करें जहां पर वो अपने रिसोर्सेज से अपना जो भी कारोबार है चलाएं। लेकिन हुकूमतों को और आर्ट्स काउंसिल्स को और कॉर्पोरेट सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए मीनिंगफुल थिएटर विच इज एंटरटेनिंग एंड आल्सो विच ब्रिंग्स अबाउट सोशल चेंज। मसलन ट्रेनिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हमारे एक्टर्स जो हैं वो तादाद बड़े टैलेंटेड है, लेकिन राइटर को, डायरेक्टर को, लाइट्स वाले को, साउंड वाले को कोई ट्रेनिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ट्रेनिंग नहीं होगी, बाहर के थिएटर यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ के थिएटर बाहर नहीं जाएंगे, तो एक्सपोजर नहीं होगा। सो ये अवेयरनेस भी जरूरी है। ठीक है शाहिद नदीम साहब, हमें ये बताइए, हम देखते हैं कि स्ट्रीट थिएटर अभी भी हो रहा है। अगर आप फॉलो करने वाले हों तो आपको हर काम की चीज़ मिल जाती है, आपको अच्छे थिएटर मिल जाते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि हम इसलिए ऐसे थिएटर बना रहे हैं या दूसरी मस्क शुदा चेहरे की आप बात कर रहे हैं या सिन्फ की बात कर रहे हैं क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये आर्गुमेंट बहुत ही जानदार है? क्या लोग ये देखना चाहते हैं, हम इसलिए बना रहे हैं, या फिर जो हम दिखाएंगे वही तो लोग देखेंगे, हम अच्छा बना लें? एग्जैक्टली, कतर नहीं। मसला हम एक ग्रुप हैं और एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने परफॉर्म किया हो और स्टैंडिंग ओवेशन ना मिली हो फ्रॉम ऑल क्लासेस। तो लोगों तक अगर इंफॉर्मेशन पहुंचे, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, अब
सोशल मीडिया के जरिए भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और मीडिया के जरिए भी पहुंच जाती है। तो लोगों को अगर पता चले और लोगों को ये तसल्ली हो कि ये अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है, इसमें अच्छे ड्रामे, मीनिंगफुल तफरीही ड्रामे होते हैं, तो फिर लोग आना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको एक दिन, आप साल में या महीने में एक दफा आप एक क्वालिटी थिएटर करें और उसके बाद ट्रैश शुरू कर दें, तो फिर जाहिर है कि पीपल गेट डिस्करेज। अच्छा सर, एक और मामला भी है। हम अगर मूवीज की तरफ या ड्रामों की तरफ चले जाते हैं तो माहे मीर बनी, मंटो पे बहुत ज्यादा काम हुआ, आपने भी मंटो पे काम किया। माहे मीर बनी, मैं वो मूवी देखने के लिए गया, वहां पर जब गए तो शायद हमारे अवाम का टेम्परामेंट ही नहीं था कि ऐसी मूवी देख ली जाती, और जिस वक्त तक वो खत्म हो रही थी मूवी और तकरीबन हॉल खाली हो चुका था, तो हमारा टेम्परामेंट भी नहीं रहा। वो जाहिर है कि आप जो रोज दाल खाने का आदि मैदा हो तो उसको अचानक मुरब्बन गजा देंगे तो थोड़ा सा तो आजमा खराब होगा। लेकिन मैं आपको मंटो की मिसाल दूं जो मैंने लिखी थी। मंटो में आखिरी वक्त तक, जब तक वो चली है, तो पैक्ड ऑडियंस होती थी। सो मैसेज देना एक होता है कि टारगेटेड ऑडियंस होता है। बाज प्लेज ऐसे होते हैं या फिल्में ऐसी होती हैं जो एक खास क्लास के लिए होती हैं, पढ़े लिखे और ज्यादा इंटेलेक्चुअली साउंड लोग होते हैं, और कुछ होती हैं आवाम के लिए। तो इसके बैलेंस करने की जरूरत है। बाज ऐसी, सारी दुनिया में ऐसी फिल्में बनती हैं जो एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए होती हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्में होती हैं। सो उससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ड्रामा या फिल्म ऐसी हो जो सबको अपील करे किसी न किसी लेवल तक। मेरा एक प्ले है दारा शिको के ऊपर, वो ब्रिटिश नेशनल थिएटर में पेश किया गया, जिनको वहाँ की ऑडियंस को इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी दारा और मुगल सल्तनत की। लेकिन आप यकीन जानें कि 3-3.5 महीने वो मुसलसल चला है नेशनल थिएटर लंदन में, और आखिरी दिन भी लोग क्यूज में थे और उनको टिकट नहीं मिल रहा था। सो अगर आपके पास एक कंटेंट स्ट्रांग है, आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है, तो लोग सारी दुनिया से आएंगे। कलकत्ता में हम जाके पंजाबी प्लेस करते रहे और वहाँ लोगों ने खड़े होकर दाद दी है, हालांकि जुबान नहीं समझ सकते थे लेकिन थिएटर की जुबान समझते थे। बिल्कुल, अच्छा काम किया जाए तो लोग आज भी देखते हैं और ऑडियंस मौजूद है जो हकीकी थिएटर जिसको हम कहते हैं उसको देखने के लिए बड़े शौक से जाते हैं, लाइनों में लग के जाते हैं, हाउसफुल होता है, सीढ़ियों में बैठकर देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद नदीम साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। जी हाँ, और ऐसे वाकई में सही कह रहे थे कि ऑडियंस भी जो है डिवाइड हो चुकी है। कुछ जो है वो उस तरह की कॉमेडी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए वो बन रही है, और जो अच्छा कोई बामकसद ड्रामा देखना चाहते हैं तो अभी भी थिएटर्स ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर उस तरह के ड्रामास भी पेश किए जा रहे हैं। बामकसद देखना चाहते हैं इसीलिए शायद वो इंडस्ट्री से दूर भी होते जा रहे हैं कि हम तो बामकसद चीज़ें देखना चाहते हैं और वैसी चीज़ें शायद कम बन रही हैं या फिर सामने नहीं आ रही हैं। खैर, हम आगे चलते हैं और एक अवामी मसला है उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं कि पाकपतन DHQ अस्पताल में शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इस साल 2017 में 20 करोड़ की खतीर रकम से तामीराती काम शुरू किया गया। और हुआ क्या जो उमूमी तौर पर होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। 4 साल गुजरने के बाद भी वहाँ पर जो है बर्न यूनिट नहीं है, चिल्ड्रन वार्ड, डेंटल वार्ड, इमरजेंसी की अपग्रेडेशन समेत दीगर काम नामुकम्मल हैं। और माजरा क्या है, इस हवाले से पूछ लेते हैं कि आखिर ये पेंडिंग में क्यों पड़े हुए हैं। पाकपतन से ही हमारे नुमाइंदे राना आफ्ताब हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं जो हमें वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। राना आफ्ताब, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, वजूहात क्या अब तक सामने आ सकें? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं DHQ अस्पताल में मौजूद हूँ और आपको बताता जाऊँ कि जुलाई 2017 में DHQ अस्पताल में तकरीबन मरम्मत के लिए 20 करोड़ की खतीर रकम से पंजाब मैनेजमेंट यूनिट ने जो है वो IDAP को ठेका दिया, मगर बदकिस्मती से 2019 से IDAP के ठेकेदार को फंड्स फराहम ना होने की वजह से वो काम अधूरा छोड़कर यहाँ से चला गया है, जिसकी वजह से आधा अस्पताल अब खंडर बन चुका है और अस्पताल में जगह कम होने की वजह से एक कमरे में 4 डॉक्टर जो है मरीज़ों को चेक कर रहे हैं, जिससे कोरोना वबा जो है वो भी फैलने का खदशा पैदा हो गया। हम आपको ये भी बताते जाए कि जगह कम होने की वजह से यहाँ आने वाले मरीज़ों को साहिवाल और लाहौर रेफ़र किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में 3-4 साल से मरम्मत का काम जारी है जो इस टाइम बंद पड़ा है। काफ़ी देर होगी, ठेकेदार जो भाग गए हैं और डॉक्टर परेशान हो रहे हैं। मरीज़ों के लिए कोई बेड नहीं है जहाँ पे मरीज़ों को लिटाया जाए या डॉक्टर जो जिस जगह पे बिठा के मरीज़ों को चेक करें। डॉक्टर्स के OPD के लिए हमारे पास कोई और जगह नहीं थी, तो हमने बरामदों में और वार्ड में पार्टीशन करके डॉक्टर्स को छोटे छोटे कमरों में बिठा रखा है। अवामुल नासिर फौरी तौर पर यह मुतालबा किया है, वादा किया गया था जो हुकूमत की जानिब से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी
जाएगी, उसके लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ और IDAP के ठेकेदार को फंड्स जारी किए जाएँ ताकि ये जो अधूरा छोड़ा गया काम है ये मुकम्मल हो सके और पाक पतन की आवाम जो है वो बेहतर तिब्बी सहूलियात से जो है मुस्तफ़ीद हो सके और उनकी ज़िंदगियाँ भी महफूज हो सकें। जी सही, शुक्रिया राना। अब आप हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और ये हम अमूमी रवैया भी देखते हैं अस्पतालों का यही है, इंतज़ामिया जो है वो वहाँ पर काम करने के लिए तैयारी नज़र नहीं आती है। अस्पताल जो है वो खाली पड़े होते हैं, या फिर डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, या फिर तिब्बी आलात ही मौजूद नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इधर से कुछ खाने पीने की बात करते हैं, ग़िज़ाओं की बात करते हैं। बाहर के रंग जो हैं धीरे धीरे बिल्कुल मादूम हो रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि मादूम हो चुके हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। और जो गर्म मौसम है वो इस दफ़ा लंबे अरसे तक हुक्मरानी के लिए तैयार है। और एक तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ज़मीन की जो इस दफ़ा की मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से है और इसलिए तेज़ी से इसने सफ़र पूरा। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है, मौसम जो है वो गर्म है और आप अपने जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए अपनी ग़िज़ाओं को, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को थोड़ा सा तब्दील कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है ताकि हम गर्मियों में भी तरोताज़ा रह सकें। बिल्कुल ऐसे ही है इशाल। देखें, हम सर्दियों की खुराकें अपनी होती हैं, गर्मियों की खुराकें अपनी होती हैं और फिर जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो हमने ख़ुद को भी तब्दील करना होता है और हमें बहुत मुश्किल हो रही होती है कि हमने किस तरीके से ये अपने आप को ढालना है सर्दियों की खुराकों से गर्मियों की खुराकों में। यही बात हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर जवेरिया महमूद मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। क्या करना है हमने अब? गर्मियों की तरफ तो हम चल पड़े और इस दफ़ा गर्मियाँ भी तवील होंगी महकमा के मुताबिक। ग़िज़ाएं कैसे तब्दील करनी? गर्मियाँ तो बिल्कुल हैं, पर इस टाइम जो अलार्मिंग सिचुएशन है इट्स लाइक कोविड, यू नो। अभी लास्ट कल 5000 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए, न्यू केसेस, जिसकी लास्ट 20 डेज से बहुत ज़्यादा आप सोचें कि मतलब एक्सट्रीम मार्जिन थे। और हॉस्पिटल्स में भी आपको पता होगा कि अलर्ट इन्होंने कर दिया और वेंटिलेटर्स भी बढ़ा दिए। बिल्कुल। और आप ये देखें कि हम लोगों को सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एहतियात करनी है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी का इस्तेमाल करें। आप वर्कaholic हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपकी इफ़ यू आर चेयरमैन और आइदर यूरोपियन, आप किसी भी किस्म का काम करें, पानी का इस्तेमाल आपने नहीं भूलना। उसके फिर साथ साथ आपने बर वक्त खाना लेना है और पोर्शन साइज़ कंट्रोल करना है। देखिए कि जब भी हम अपनी खुराक को डिस्टर्ब करते हैं, मैनेज नहीं होती, तो क्या होता है हमारा पूरा जो लाइफ साइकिल, इवन डाइजेशन और आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो खुराक में फलों, सब्जियों, दालों का इस्तेमाल, मतलब बीइंग अ वेजिटेरियन आपको बहुत सी बीमारियों से तो दूर रखता है, पर आपको लाइट रखता है, हल्का बिल्कुल लाइट। और गर्मियों के हवाले से जैसे कि हमारे पास ऐसे वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ककम्बर है, आइसबर्ग लेटस, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, वो हमें लेना है। माइक्रो मिनरल्स हमें सिर्फ आप ये कह लें कि सप्लीमेंट से नहीं मिलते, हमें मिलते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स से और माइन्यूट अमाउंट में। मतलब इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती जाऊँ कि कोई मेल या फीमेल मुझसे इंस्टेंट क्वेश्चन करें कि हमने कैसे माइक्रो मिनरल्स पूरे करने हैं, तो मैं कहती हूँ कि सीड ग्रुप ले लें ब्रेकफास्ट में विद 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, यानी दही के 2 चम्मच या 1 प्याली, उसके साथ आप उसमें सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, एक चुटकी आप लें। और आप देखिए आपकी स्किन, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स और आपकी जो इम्यूनिटी है, जिसको कुव्वत मुदाफ़त, आपको पता है हमें हर वक्त हम इस बारे में बात करते हैं कि कुव्वत मुदाफ़त ऐसे स्ट्रॉन्ग की जाए, डिटॉक्स जूसेस लिए जाएंगे, रेड येलो ग्रीन जूसेस लिए जाएँ, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह की ज़रूरत भी है। लेकिन जवेरिया, इसमें भी एक अहम मसला जो है वो ये है कि हम लोग कभी भी अगर सब्जियों पे लग चुके हैं या फ्रूट पे लग चुके हैं तो हम उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं, सिर्फ सब्जियां खा रहे हैं। तो हमें किस तरीके से उसको मैनेज किस तरह से करना है कि इतना पोर्शन जो है वो वेजिटेबल्स का हो, इतना अच्छा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, जो मेरे इल्म में भी है, वो है ब्रेकफास्ट। डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। आप ये देखें कि 9 to 5 जॉब्स वाले लोग, बैंक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन डिफरेंट कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर, डिप्लोमेट्स, इवन इन मिनिस्ट्रीज टू, पीपल आर लाइक दिस के ये मीटिंग थी एंड वी फॉरगेट अवर ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और आपका डेयरी पोर्शन ज़रूर होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट एग्जैक्ट किस टाइम पे, मतलब उठने के कितनी देर के बाद हो जाना चाहिए? 7 to 10 ब्रेकफास्ट टाइमिंग है। देखिए जो कामयाब और तरक्की करने वाली कौमें हैं ना, जो कामयाब डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है, प्रोग्रेसिव नेशंस हैं,
वो अपने खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनको पता है एसेंशियल ऑयल कब लेने हैं, किस वक्त लेने हैं और कितनी मिकदार में लेने हैं। लाइक टू से दैट ऑलिव ऑयल हो गया या फिर कॉर्न ऑयल में खाना बन रहा है। एनिमल फैट आपको बीमारी में लेके जाएगा, बीमार होंगे, आप काम नहीं कर सकेंगे, आपकी मेंटल डेवलपमेंट पुअर हो जाएगी। मैं कहती हूँ आपका जो डाइट है ना, आपकी जो खुराक है वो आपको लीड करती है थ्रू आउट द लाइफ कि यहाँ पे क्या करना है। अच्छा आपकी ब्रेन, इवन आपकी ब्रेन पावर्स पुअर हो जाती हैं। जवेरिया, हमें आप ये भी बताएं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो खानी नहीं है, इससे दूर रहना है आप लोगों ने गर्मियों के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। जी, हाईली स्पाइसी फूड और एसिडिक फूड एज वेल। देखें, लेमन का इस्तेमाल डेली 1 और 2 लेमन्स अ डे इज़ गुड, आपकी बॉडी में फैट्स नहीं रहने देते। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कभी आप स्ट्रीट फूड में देखे ना, लोग इतने मज़े से समोसे पकौड़े और रोज़ सुबह नानचने खाते हैं, मैं हैरान होती हूँ कि ये इनको पेट निकले में और कोलेस्ट्रॉल भी होगा, कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के भी रिस्क हैं, और स्टिल दे आर हैविंग स्मोक और वो सब कुछ। अच्छा, वो क्या हो रहा है, वो आपका ब्लड पॉल्यूटेड हो रहा है। ब्लड को ही हमने क्लीन रखना है, ब्लड की क्लींजिंग ज़रूरी है, पर ब्लड जो है वो ठीक नहीं है। अब वो एकदम से जब वो डिज़ास्टर में बन के स्ट्रोक्स होते हैं या फिर वो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो बीमारी पकड़ी संभाली नहीं जाती क्योंकि वो इनिशियल स्टेज है। अच्छा, बच्चों को किस तरह से इन चीज़ों से दूर रखा जाए? जैसे कि आपने कहा है कि जी आपने फ्राइड चीज़ें जो हैं उनका, मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रा कम करें। बच्चे नगेट्स भी खाते हैं फ्राइड। अगर रमज़ान है, इफ्तारियों में हमने समोसे, मैं खुद नहीं छोड़ती हूँ। नहीं, आप देखिए कि आप सबसे पहले ये है कि कमर्शलाइज फूड्स में हमारे पास जो पैक्ड फूड है ना, पैक्ड फूड, उसमें हमेशा एडिटिव्स, कलरेंट्स और डिफरेंट चीज़ें ऐड की जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों की स्पेसिफिकली स्लो होती है। अभी मैं यहाँ पे ओपनली कहना नहीं चाहूँगी, इस एजेंडा पे काम हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को पुअर किया जाए आर्टिफिशियल फूड, कलरेंट, फ्लेवर्स, हर चीज़ दे के। माओ को, तमाम वो मदर्स या वो जो घर में टेक केयरर्स हैं, वो सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि 15 दिन में 2 बार घर पे बना हुआ फ्राइड फूड बच्चों को दे सकते हैं। अदरवाइज उनकी आदत डेवलप करें कि उनको ये मत करें कि अच्छा तुमने यू हैव डन विद द गुड वर्क और आपको वहाँ की डील खिला रहे हैं, ये करें वो करें। आप उसको गलत तरफ राग़िब करेंगे तो वो एक टाइम पर आके कहेगा कि मुझे यही वाली चीज़ चाहिए। माओ का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता रही थी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, कैसे खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आप आई प्रोग्राम का हिस्सा बनी। हम एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह